कल मैं बता रहा था JLP, जीवन बीमा पॉलिसी, और इसको बोलते हैं JLP को, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है और एक होती है पृथक वाली, और इसमें अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, मृत्यु की स्थिति में अंतर होता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें 3 परिस्थितियां होती है। नंबर 1, JLP में जब प्रीमियम की राशि को व्यापारिक व्यय माना जाए, यानी अपन जो प्रति वर्ष या प्रति छमाही या प्रति माह या प्रति तिमाही प्रीमियम के रूप में जो राशि जमा करते हैं उसको एक सामान्य व्यय, यानी उसको एक सामान्य व्यापारिक व्यय माना जाए और P&L में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। एक परिस्थिति ये होगी। अब इस परिस्थिति में अपन ने इसको क्या माना है, व्यापारिक व्यय माना है, और व्यापारिक व्यय मानने के बाद अब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो हमारे सामने पहली परिस्थिति जब ये आपका जीवन बीमा पॉलिसी, जब जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण कर दिया जाए, यानी ऐसी स्थिति में जब आप उसको एक व्यापारिक व्यय मानते हो और प्रतिवर्ष P&L से राशि लेके उसको ट्रांसफर कर देते हो और खत्म कर देते हो, और कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो अवकाश ग्रहण करने की तिथि को अपन इस पॉलिसी को सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे, अर्थात समय अवधि पूरी होने से पहले ही बीमा कंपनी से राशि प्राप्त कर ले, या टाइम पूरा हो गया हो और राशि प्राप्त कर ले। ये दोनों परिस्थितियों में समर्पण करने पर या समय अवधि पूरी होने पर उसका एक ही काम है, बीमा कंपनी से बीमित राशि प्राप्त होने पर सबसे पहले बीमा कंपनी राशि देगी, तो हम उसको तो सरेंडर करेंगे तब भी, और यदि सरेंडर नहीं करें और टाइम पूरा हो गया तब भी, केवल राशियों में अंतर होता है, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैश या बैंक अकाउंट या टू JLP अकाउंट, और इसमें करेंगे प्राप्त राशि या समर्पण की राशि, एक ही बात। यानी हमने बीमा कंपनी से राशि प्राप्त कर ली और इस राशि को सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। प्राप्त राशि को सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा, और एंट्री होगी JLP अकाउंट या टू और पार्टनर्स कैपिटल।
कैपिटल। यहाँ प्राप्त राशि और यहाँ पुराना अनुपात, यानी पुराने अनुपात में अब सभी साझेदारों को इस राशि को बांट। कब? जब हमने इसको समर्पण करा दिया या इसका समय पूरा हो गया। दोनों स्थितियों में एक ही एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट या टू जेएलपी और दूसरी जेएलपी अकाउंट या टू पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल। जब समर्पण करा दिया, ये पहली परिस्थिति है। अगर समर्पण नहीं करा रहे हैं इसी की, अथवा जब जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण नहीं कराया जाता है, अर्थात उसे चालू रखा जाता है, यानी हम जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर नहीं करने, नहीं उसका टाइम पूरा हुआ है और भविष्य में भी उसको चालू रखना चाहते हैं, तो जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो अपने हिस्से की राशि प्राप्त करेगा, क्योंकि वो तो व्यवसाय से जा रहा है। अब उसको भविष्य में इस पॉलिसी से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए उसके हिस्से की राशि को शेष जो साझेदार बचे हैं वो भुगतान कर देंगे। रखा जाता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की राशि तो शेष साझेदारों द्वारा वहन की जाएगी, क्योंकि भविष्य में इस राशि का पैसा, यानी ये जो पॉलिसी है उसका पैसा शेष साझेदार देंगे, इसके वहन भी कोई करेगी। और इसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटेनिंग पार्टनर्स। ये किस अनुपात में वहन करेंगे? फायदे के अनुपात में, अर्थात गेन रेशो में। और ये उसका हिस्सा, हिस्से की राशि, और हिस्सा कैसे निकलेगा? समर्पण मूल्य के आधार पर, कि जो उसका सरेंडर वैल्यू है उस दिन। तो सरेंडर वैल्यू होती क्या है? सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि यदि हम किसी पॉलिसी को बीच में ही ड्रॉप करते, छोड़ते, तो उस दिन उसकी वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं समर्पण मूल्य। कि यदि हम इसको ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, समर्पण करते हैं, तो बीमा कंपनी द्वारा जो राशि प्राप्त होती है या हो सकती है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते, समर्पण मूल्य बोलते हैं। तो या तो समर्पण मूल्य समर्पण कर दिया या समर्पण नहीं किया। तो इन दोनों एंट्रियों के अलावा और कुछ भी एंट्री नहीं है। कई बुकों में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, लेकिन जेएलपी का खाता खोल देते हैं और उसमें उसको यदि विनियोग मान लेते हैं। तब क्या करते हैं, हम एक अकाउंट और खोल देते हैं और उस अकाउंट का नाम होता है जेएलपी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, केवल अपन इसको पढ़ रहे जो व्यापारिक उपयोग माना जाए,
विनियोग माना जाए, तब की बात बाद में करूँगा। तो विनियोग माना जाए तो दो स्थिति हो सकती है, या तो समर्पण कर दिया, समर्पण नहीं किया। समर्पण करने में दो एंट्री होती है, राशि प्राप्त होने की और बांटने की। और यदि समर्पण नहीं किया तो केवल एक एंट्री होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब अगला है व्यापारिक पैमाना। अब अगला है विनियोग माना है। सेकंड है जब प्रीमियम की राशि को विनियोग माना जाए, यानी जो अपन प्रीमियम चुका रहे हैं वो एक सामान्य खर्चा नहीं है, वो हमारी एक ऐसी राशि जो प्रति वर्ष जुड़ती जा रही है और एक दिन वो संपूर्ण राशि हमें प्राप्त होगी, इसलिए ये राशि विनियोग है। भाई मैंने बताया था तुमको दो स्थिति हैं, कोई व्यक्ति एक सामान्य खर्चा मान ले, कोई उसको विनियोग माने। तो जो सामान्य खर्चा माने वो मैंने पहले बता दिया। अब यदि कोई विनियोग मानता है तो उसके बारे में आप बताइए। अगर विनियोग माना जाए तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में JLP अकाउंट खुला हुआ रहता है। यदि आपकी बैलेंस शीट में JLP खाता खुल रहा है तो इसका मतलब आपने उसको विनियोग माना है। और जब विनियोग मानते हैं बैलेंस शीट में, हमने ये देखो ये हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हमने इसको यहाँ लिख दिया JLP, मान लो 20,000 रुपये का JLP। इस 20,000 की यहाँ आने का मतलब है कि साझेदारों के जो कैपिटल अकाउंट है उन कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये ऐड है। 20,000 रुपये कैपिटल हमने उनकी बढ़ा रखी है। यहाँ 20,000 रुपये दिखाने का मतलब यहाँ 20,000 रुपये की वृद्धि करते हैं। ये नहीं है तो 20,000 अपना कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने JLP का बेनिफिट उनको पहले से ही दे रखा है। अर्थात विनियोग मानने का मतलब है कि उनकी कैपिटल में 20,000 रुपये पहले से ही ऐड हुए पड़े हैं, यानी जोड़े हुए हैं, अब आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि JLP का फायदा पहले से ही सभी साझेदारों को दे रखा है, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा और JLP में कुछ भी नहीं है, राइट। अब JLP आपकी समाप्त होगी। ये केवल जो मैंने JLP बताई है वो केवल अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में बताई है, मृत्यु की स्थिति में अभी तक नहीं बताई। इसलिए ध्यान रखना ये केवल अवकाश ग्रहण करने की स्थिति है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है तुम्हारा
अगला है चिट्ठे बनाने की तिथि से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक, करने की तिथि तक के समस्त लाभों में हिस्सा, देखो समझो, आपने 31 मार्च 2019 को खाते बंद किए, यानी आपने बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 2019। कोई साझेदार 1 जुलाई 2019 को अवकाश ग्रहण करता है, अर्थात अप्रैल, मई और जून, कितने दिन बाद? 3 माह। आपने खाते 31 मार्च को नहीं और 1 जुलाई को वो रिटायरमेंट कभी भी ले सकता है। वैसे सामान्यतः जिस दिन खाते बंद करते हैं उस दिन लेता है, लेकिन कोई अगर लेना चाहे तो बीच में भी ले सकता है। अब इसको लाभ कैसे दे? 3 महीने के इसको बेनिफिट कैसे दे? क्योंकि खाते तो हर साल बनते हैं, अब उसकी वजह से ये तो नहीं 3 महीने के बाद फिर P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिर कोई और दूसरा जाएगा 4 महीने बाद फिर बैलेंस शीट वो बनाओ। तो ऐसे तो फिर आप 10-5 साझेदार हों और हर महीने कोई 2 महीने बाद चल जाए तो एक साल में 10 बार खाते बना लो, ऐसा संभव नहीं होता है। और ये खाते हमेशा वर्ष के अंत में ही बनते हैं। इसलिए क्या करते हैं इसमें कि उसको जो अवकाश ग्रहण करता है उस साझेदार को उसका बेनिफिट देते, वो खाते बनाने की तिथि से और अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का जो बेनिफिट उसको दिया जाएगा वो केवल समय के आधार पर दिया जाएगा। जैसे अगर वो वेतन देता है तो उसको कितने दिन का वेतन दिया जाएगा? 3 माह। इसके हिसाब से समय के आधार, इसको बोलते हैं समय के आधार। पूंजी पर ब्याज, ये भी किसके आधार पर? समय के आधार पर। जितना टाइम पूंजी लगी रही है। इसके बाद लाभों में हिस्सा, मेरे को आधा घंटे पढ़ा था और शायद ठीक है। तो लाभों में हिस्सा ये भी समय के आधार पर ही दिया। अब अगला पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट हो चुके थे। अब देय राशि का भुगतान। यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाए, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये आपके 4 विधियां हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि के भुगतान की विधियां।
4 विधियां हैं। पहली विधि है एक मुश्त भुगतान, जिसको अपन बोलते हैं तुरंत भुगतान। एक साथ अमाउंट दे दिया कि 50,000 रुपये बढ़ते चाहिए इधर। सेकंड है आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से किस्तों में या ऋण के रूप में किस्तों। इस परिस्थिति में क्या करते हैं, कुछ राशि तो उसको नकद दे दी जाती है और कुछ राशि किस्तों में दे दी जाएगी। जैसे मान लो उसका 1 लाख रुपये बनता है तो वही 50,000 रुपये तू आज ले जा और बाकी 50,000 रुपये तुझे हम 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद दे देंगे। इसको बोलते हैं आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से किस्तों में। और तीसरी विधि है किस्तों में भुगतान, यानी उसकी संपूर्ण राशि को ही किस्तों में बांट दिया जाए, किस्तों में बांट दिया जाए, यानी टोटल पेमेंट को 4, 5, 6, 10 जितनी भी इंस्टॉलमेंटों में बांट दिया जाए ये। और चौथी है वार्षिक विधि द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी और चौथी, इसका एक 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है। अब की बार ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि तुम्हारे कोर्स हो जाएगा कम, और कोर्स कम हो जाएगा तो इन चैप्टरों में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस आज की रामलीला यहीं समाप्त करते हैं, कल बताएंगे।